हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोर्ड जेडबल नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स को देखा, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, जिसको तीनों सेम के ही नाम है, वो देखा हमने। फिर सिंगलटन सेट के बारे में देखा, फिर हमने डिफरेंट बहुत सारी बातें की ना उसमें। इक्वल सेट के बारे में देखा, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में देखा, कार्डिनलिटी के बारे में देखा, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट, फिर आपका पावर सेट, सब चीज के बारे में देखा। जो भी बातें थी सब कुछ वहां पे हमने कर ली, सब कुछ का एग्जांपल देखा। बहुत सारा एग्जांपल नहीं लिया, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि हर एक टर्म क्या डिनोट करता है। मैंने क्या बोला? आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जब मैं बोलता हूं पावर सेट के बारे में तो क्या आपको क्लियर है पावर सेट क्या होता है। अगर मैं आपको बोलता हूं सबसेट के बारे में तो क्या आपको क्लियर है सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर आपको उतना क्लियर है तो सेट इतना इजी चैप्टर है कि आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना ही सिंपल है इसको समझना, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं कि बहुत ज्यादा बात की जाए इसमें। ठीक है, क्लियर? तो आज के क्लास हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने नंबर 9 तक किया था, तो आज नंबर 10 पे मूव करते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ सेट को कंटिन्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो, टाइप्स ऑफ सेट, है ना। टाइप्स ऑफ सेट कंटिन्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट कंटिन्यू, तो हमने 9 नंबर तक किया था, अभी हम लोग 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में अपना क्या है, देखो 10 नंबर में इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, अभी इक्विवेलेंट सेट क्या है, देखो, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। क्या बोला मैंने? टू सेट्स आर excuse me, two sets are said to be equivalent if they have the same कार्डिनलिटी, है ना। टू और मोर सेट भी लिख सकते हो, टू और मोर सेट भी ना। इक्विवेलेंट सेट ऐसा नहीं कि दो ही होगा, 4 5 6 7 बहुत सारे सेट एक साथ इक्विवेलेंट हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। अब कार्डिनलिटी मतलब क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गले में कुछ हो गया, सॉरी, ठीक है। तो टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनलिटी। ओके, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, लेट्स से A is equals to 1 2 3। अगर मैं बोलूं B is equals to x y z, तो आप क्या बोल दोगे? A is equivalent to B। दिस इज द सिंबल, है ना, इक्विवेलेंट का सिंबल है। अगर यहां पे मैं x y z की जगह पे 1 2 3 ही ले लेता तो आप क्या बोल देते? बोथ द सेट्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? तब क्या हो जाता है? इक्वल। इक्विवेलेंट मतलब क्या? आपका क्या होना पड़ेगा? इक्विवेलेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने पड़ेंगे। दैट मींस इक्वल सेट को आप इक्विवेलेंट बोल सकते हो, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, है ना। इक्विवेलेंट होगा तो इक्वल होगा, ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? चलो ठीक है, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सेट के बारे में। यहां पे मैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, है ना। यहां पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखता हूं मैं, देखो, पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट में लिखाता हूं यहां पे, देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी नल सेट इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। क्या बोला मैंने? एवरी नल सेट इज इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये आपको ध्यान रखना। नल सेट मतलब क्या? नो एलिमेंट ना। नल सेट का मतलब क्या होता है? नो एलिमेंट, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो एक सेट है जहां पे एलिमेंट नहीं है, दूसरा सेट है वहां पे भी एलिमेंट नहीं है, आप क्या बोलते हो? बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दैट मींस A इज इक्वल्स टू, अगर 5 है, B इज इक्वल्स टू 5 है, तो A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये पहला पॉइंट है। सेकंड, नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट। नॉट क्या बोला मैंने? नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल मान लो A इज इक्वल्स टू क्या है आपका? सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। B क्या है आपका? सेट ऑफ इंटीजर्स।
है ना, इंटीजर्स। अब देखो इसमें हुआ क्या, रियल नंबर मतलब वो कोई भी नंबर ले सकता है, नंबर लाइन में रैशनल इरेशनल कुछ भी नंबर ले सकता है वहां पे। अगर मैं बोलूं आपको सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, तो वो सिर्फ क्या लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 सब कुछ ले लेगा, ठीक है। दैट मींस देयर आर मेनी नंबर, जैसे कि 1 से 2 के बीच में अगर मैं बात करूं तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स देयर इटसेल्फ, है ना। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा। जो इक्विवेलेंट सेट होता है वो क्या मीन करता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। जैसे कि इसके लिए एक एलिमेंट है, वो कोई भी हो सकता है ना, 1 के लिए x y z कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकता है। सिमिलरली 2 के लिए कुछ होगा, 3 के लिए कुछ एक होगा। तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। जब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा उसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए किसी में भी, तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो पाएंगे ना। तो इसीलिए आप बोलते हो इक्विवेलेंट सेट। और यहाँ पे क्लियर सा बात है ना, आप इसको ना दिखा नहीं सकते हो, बिकॉज रियल नंबर जो है, इंटीजर जो है, दैट इज बेसिकली व्हाट, अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या बोला मैंने, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसलिए आप दिखा नहीं सकते हो, बट ये तो क्लियर है, अगर इसका प्रॉपर सबसेट है दैट मींस इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होंगे, नो डाउट ना। तो इसीलिए आप क्या बोलते हो, नॉट ऑल इनफाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट बोलूं, देखो इनफाइनाइट सेट is equivalent to the proper subset of itself। क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट इज, मान लो अगर कोई एक इनफाइनाइट सेट है ना, क्या बोला मैंने, मान लो आपके पास कोई एक इनफाइनाइट सेट है ना। अब आप उससे क्या बनाते हो, सबसेट बनाते हो। सबसेट मतलब क्या, एक एलिमेंट से बनेगा, 2 एलिमेंट से बनेगा, 3 एलिमेंट से बनेगा, 2 मतलब समझ रहे हो, 4 एलिमेंट से बनेगा, मतलब समझ रहे हो, इंडिविजुअल एलिमेंट को लिखोगे, फिर 2 2 करके लिखोगे, फिर 3 3 करके लिखोगे, फिर 4 4 करके लिखोगे, ऐसे करके सारा लिखोगे, तो उसमें एक एलिमेंट तो होगा ना, एक एलिमेंट तो होता है ना सबसेट में, जो सेम सेट इटसेल्फ होता है ना। इसीलिए आप क्या लिखे, इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। समझ में आया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको शो कर दे रहा हूँ, देखो ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से a इज इक्वल्स टू 1 2 3 है, ठीक है। तो इसका सबसेट्स कितना होगा, सबसेट्स क्या क्या होगा, देखो अगर मैं सबसेट्स की बात करूँ तो क्या क्या होगा, देखो 1 होगा, 2 होगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, मेरे को ये वाला चाहिए, 1 2 3 होगा, और क्या होगा आपका 5 होगा। टोटल कितना होगा, टोटल 8 ना, टोटल कितना होगा 8, है ना, टोटल कितना होगा 8, टोटल कितना आएगा 8 आएगा। क्यों, 2 टू द पावर n, अगर n एलिमेंट्स है तो 2 टू द पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स होता है। अगर 3 एलिमेंट्स है तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए कितने एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट हो गए। अब इसमें देखो इनफाइनाइट सेट जब होगा तो इसमें एक सबसेट तो बनेगा ना, एक तो सबसेट बनेगा जो क्या हो जाएगा, वो सेट इटसेल्फ हो जाएगा। इसलिए आप बोले कि इनफाइनाइट सेट जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है जो प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ओके चलो, अब अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करें, है ना, नेक्स्ट अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो इक्विवेलेंट सेट के बाद में आपका क्या आ जाता है, देखो इक्विवेलेंट सेट के बारे में क्या आ जाता है, देखो इक्विवेलेंट सेट के बाद आएगा आपका क्या, नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो हम लोग इक्विवेलेंट सेट के बाद में क्या देखते हैं आपका, देखो कंपैरेबल सेट, वो 10 था ना, ये 11 हो गया, कंपैरेबल सेट, कंपैरेबल सेट्स, ठीक है। ये हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देखो टू सेट्स आर said to be कंपेरेबल, इसको लिख सकते हो आप एनी टू सेट्स, है ना, थोड़ा प्रॉपर ही कर दो आप इसको, है ना, एनी टू सेट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने, एनी टू सेट्स। देखो ये सब डेफिनेशन होता है ना, डेफिनेशन आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटमेंट लिखोगे अपने हिसाब से लिखोगे, समझ के स्टेटमेंट अलग होगा, ठीक है। एनी टू सेट्स, है ना, आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ A is a subset of B और B is a subset of A और A is equals to B, है ना। Any two sets A and B लिख दो, है ना, any two sets A and B। कोई भी दो सेट A and B कंपेरेबल कब होगा, जब या तो A is a subset of B होगा, या तो B is a subset of A होगा, या तो A is equals to B होगा। एकदम ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। ओके, any two sets A and B are said to be comparable if A is a subset of B or B is a subset of A or A is equals to B. For example, let's say A is equals to 1 2 3, ठीक है, B is equals to 1 2 4 6, C is equals to 1 2 6, है ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कौन सा कंपेरेबल होगा, क्या ए और बी कंपेरेबल होगा, देखते हैं। क्या ए सबसेट ऑफ बी है? सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए में जितने एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए। 1 2 है, 1 2 है, 3 है, नहीं है। दैट मींस ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। हियर आप क्या लिखोगे, हियर ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। क्लियर हो गया, ए और बी क्या है यहाँ पे, कंपेरेबल नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, क्या बी और सी कंपेरेबल, देखते हैं। देखो क्लियरली सी इज अ सबसेट ऑफ बी, यस दे आर कंपेरेबल, बी एंड सी आर कंपेरेबल। रीजन क्या है, रीजन ये है कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ओके, क्या मैं बोलूं ए और सी कंपेरेबल है, ए और सी नहीं, ए और सी भी कंपेरेबल नहीं है। देखो क्योंकि ना ही ए सी के इक्वल है, ना ही ए सी के सबसेट है, ना ही सी ए का सबसेट है। तो दैट मींस यहाँ पे बी और सी आपका क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा आपका, नॉट कंपेरेबल। क्या बोला मैंने, ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका, नॉट कंपेरेबल। एकदम क्लियर हो गया। तो आपको ये सब चीजें अच्छे से नोट कर लेनी है, आपको बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। ये कोई बहुत बड़ा तोप सा चीज नहीं है। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर गया तो आप बोलोगे कंपेरेबल। मैं 2 सेट के बारे में बात कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा सेट हो गए तो भी सिमिलर तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, है ना। कंसेप्ट क्या कहता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B होना पड़ेगा, B इज अ सबसेट ऑफ A होना पड़ेगा, या तो A इक्वल्स टू B होना पड़ेगा। इन दैट केस ओनली आप क्या बोल सकते हो कि A और B तो बस 2 सेट लिया ना मैंने, आप बोल सकते हो सर अब C कहां से लेकर आ गए, अरे C D E F G H कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो तो 2 सेट को आप कंपेयर करोगे ना, 2 सेट को आप कंपेयर करोगे। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, आप बोलोगे दे आर कंपेरेबल, एल्स दे आर नॉट कंपेरेबल। डन। तो ये हो गया आपका कंपेरेबल सेट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे, नंबर 12 है ना, नंबर 12, ठीक है। नंबर 12 में क्या आपका यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखो आपका यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज elements, it is a set of all those elements for which some other sets are built, है ना। बहुत अलग अलग तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। दैट मीन्स कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन की जहां पे बात हो रही है, वहां पे जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं वो क्या बनाता है, यूनिवर्सल सेट। समझो, इट इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स अंडर डिस्कशन। समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तो डेफिनेशन एक स्टैग्नेंट नहीं होता है कि वो फिक्स डेफिनेशन है, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, देखो सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या बोला मैंने, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी कंसीडर्ड है ना, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट कैन बी कंसीडर्ड, क्या बोला मैंने, एज अ universal set, as a universal set for what, as a universal set for what, for set of vowels, let's say set of vowels, या फिर consonants भी बोल सकते हो, consonants, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया, SON consonants, ठीक है। क्लियर हो गया, या तो भावेल होगा या तो भावेल नहीं होगा, दोनों जो भी हो, बट वहां पे यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, इंग्लिश अल्फाबेट ही बनेगा। उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि जो रियल नंबर होगा, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर विल एक्ट एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ऑफ इवन नंबर्स, लेट्स से। समझो, तो इवन नंबर के लिए आपका जो यूनिवर्सल सेट आप बोल सकते हो उसको क्या बोल सकते हो आप, रियल नंबर को, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिवर्सल सेट मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, समझ लो कि जो भी आप डिस्कस कर रहे हो अंडर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, कितने पॉसिबल एलिमेंट्स को आप रख सकते हो, दैट इज व्हाट द यूनिवर्सल सेट। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। नंबर 12 प्रोबेबिलिटी में इसका एक
सिमिलर टर्म आपको देखने को मिलेगा एज अ नेम सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे, दे रहे अभी, ठीक है। 12 नंबर 13, ठीक है। तो इसीलिए बोला ना मैंने, सेट का कंसेप्ट कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में सेट थ्योरी का कंसेप्ट यूज होता है। आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि सेट में बहुत आपको खतरनाक होना पड़ेगा, बेसिक सेट का अंडरस्टैंडिंग से भी आप कनेक्ट कर ले जाओगे डॉट्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, यूनियन सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, अब देखो, अब मैं क्या करा रहा हूं आपको, थियोरिटिकली करा रहा हूं, है ना, थियोरिटिकल डेफिनेशंस करा रहा हूं। जैसे ये वाला पार्ट खत्म होगा फिर मैं वेन डायग्राम की बात करूंगा। वेन डायग्राम में मैं किसके बारे में बात करूंगा, ये सब के बारे में फिर से बात करूंगा, बट वहां पे मैं क्या करूंगा, डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, फिगर्स के थ्रू दिखाऊंगा। अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, जस्ट थियोरिटिकली, है ना। थियोरिटिकली हम लोग कैसे बात करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, देखो, फॉर टू सेट्स A and B, it is the set of elements, the set of all elements which are either in A or in B or in both। ये और वर्ड को मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है ना। और एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मतलब या तो देखो ए में एलिमेंट होगा तो भी आप लिखोगे, या तो बी में होगा तो भी लिखोगे, या तो बोथ में होगा तो भी आप लिखोगे। ये क्या होता है आपका यूनियन ऑफ सेट होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में क्या लिखता हूं, देखो एग्जांपल में मान लो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है और b इज इक्वल्स टू क्या है आपका 3 4 7, है ना। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, देखो A यूनियन B क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स जहां पे क्या हो जाएगा, विच आर इन इधर A और B और बोथ। A में क्या क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। 3 और 4 ऑलरेडी B में है, तो लिखने का रिपीट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेट में क्या होता है आपका, जब आप सेट लिखते हो तो रिपीटेशन डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, ठीक है। तो 1 2 3 4 एक एलिमेंट बच गया क्या 7, है ना। तो ये हो गया आपका A यूनियन B। क्लियर हो गया, ये आपका क्या हो गया A यूनियन B। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सिंबॉलिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंबॉलिकली नहीं, मतलब डेफिनेशन वाइज, है ना, डेफिनेशन वाइज हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो देयरफॉर A यूनियन B सेट बिल्डर फॉर्म है ना, इज इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, है ना। ये किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, एक सेट बिल्डर फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया। A यूनियन B को आप कैसे लिखोगे, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। एकदम क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट। यूनियन कैसे निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आ जाता है कि क्या सर आपने जो 2 लिखा है फॉर 2 सेट्स, क्या ये ज्यादा क्लियर नहीं होगा? अरे ज्यादा क्या, आप A B C D n नंबर ऑफ सेट्स चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेशन विल चेंज अकॉर्डिंगली बट मीनिंग रिमेन्स द सेम। मैं इसलिए 2 सेट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। अगर यहाँ पे फॉर एनी नंबर ऑफ सेट्स आप लिख सकते हो, फॉर एनी नंबर ऑफ सेट इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर ईदर इन सेट A और B और C और D और E और बोथ, या फिर और ये दोनों में है, A और B में है, या तो B और C में। तो अगर मैं बहुत सारे सेट्स लूंगा तो डेफिनेशन को इसी तरीके से मेरे को लंबे तरीके से लिखना पड़ेगा, इसलिए आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप और एक सेट लिख देते हो, सेट C, उसमें अगर आप 9 10 दे देते हो, लेट्स से एक सेट C है जिसमें 9 10 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 7 9 10। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे तब, A यूनियन B यूनियन C। ये ध्यान रहेगा, क्या बोला मैंने, A यूनियन B यूनियन C। यहाँ पे क्या लिखोगे, A यूनियन B यूनियन C। कैसे डिफाइन करोगे, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू C, है ना। या फिर और X बिलोंग्स टू A B, समझ जाओ, मतलब X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। मतलब X A में भी बिलोंग कर सकता है, B में भी बिलोंग कर सकता है, या तो दोनों में भी बिलोंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। क्लियर हो गया, एकदम डन, ओके। चलो ये हो गया आपका यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में। अगर मैं बोलूं कि n नंबर ऑफ सेट्स है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं लेट्स से A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे कर करके मान लो यूनियन AN, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I equals to 1 to n AI, that is equals to how much, X such that X belongs to AI, X belongs to AI for at least any one I, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, A यूनियन B जब बहुत सारे सेट को आपने लिया तो उसमें क्या आएगा, एलिमेंट X होगा, X किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, X उनमें से किसी एक में होगा, एटलीस्ट मोर देन वन में भी हो सकता है। X अगर देखो A1 A2 A3 A4 A7 A9
an-1 किसी में भी रहे, लेकिन एटलीस्ट एक में होना पड़ेगा ना, इसलिए एटलीस्ट फॉर एनी वन आई का वैल्यू क्या है 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मैंने लिखा दिया, कोई बहुत बड़ा तोप सा चीज नहीं है, सिंपल सा चीज है, मैंने यहाँ पे आपको लिखा दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यूनियन ऑफ सेट के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं किसके बारे में, ये कितना नंबर है 13। अब हम लोग मूव करते हैं 14 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं किसके बारे में 14 के बारे में, ठीक है। चलो 14 में क्या है देखो, 14 में क्या है देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, है ना। यहां पे देखो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, अगर मैं बोलूं यहां पे आप पॉइंट लिख सकते हो, देखो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, देखो है ना, यहां पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एज अ पॉइंट लिख सकते हो आप। यहां पे देखो ये क्या होता है, ए यूनियन बी इज रेड एज, है ना, ए यूनियन बी, या फिर ए जॉइन बी, या फिर ए कप बी, है ना। ये डिफरेंट रीड, जनरली हम लोग इसको ही यूज करते हैं, है ना। ये दोनों को हम लोग यूज नहीं करते, जॉइन बी या कप बी हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, ए यूनियन बी यूज करते हैं। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, ए यूनियन बी, ए कप बी, ए जॉइन बी भी सेम मीनिंग करता है, बट हम लोग यूज नहीं करते इन जनरल, ठीक है। चलो अब मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। क्या बोला, इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सेट ऑफ all those elements, it is the set of all those elements which belongs to both A and B, ठीक है, which belongs to what, both A and B। यहां पे मैं फिर से वो पॉइंट लिख देता हूं, है ना, A इंटरसेक्शन B is रेड एस, है ना। यूनियन का सिंबल क्या था, यू, इंटरसेक्शन क्या होता है, उल्टा कर देता हूं उसको, ए इंटरसेक्शन बी इज रेड एस, है ना। इट इज सिंबल, यहां पे लिख सकते हो, इट इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय, है ना, इट इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ऊपर में भी देख लेना, ऊपर में यूनियन में भी मैंने शायद नहीं लिखाया सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय, है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे लिखा है, देखो सेट में ना यार बहुत ज्यादा ये सब लिखाबाजी होता है ना, और वो बहुत ज्यादा बोरिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे इतना सारा लिखोगे सिंबॉलिकली ये होता है वो होता है, अरे भाई क्वेश्चन आएगा सिंपल सा सॉल्व करना है अपने को, क्या करना है। यहाँ पे आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। इट इज, यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट, इट इज सिंबॉलिकली, it is symbolically denoted by A union B, है ना। यहीं पे ऐड कर देना, डेफिनेशन के बाद ही उसको ऐड कर देना, ठीक है। बस लिखना है ना, आप अपना कॉपी में नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है। मैं कैसे लिख रहा हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मतलब सब कुछ आपके यहाँ पे होना चाहिए ना, डेफिनेशन से क्या मतलब है यार, अपने को किताब थोड़ी लिखना है आपको, ठीक है। It is a set of all those elements which belongs to both A and B. It is symbolically denoted by A intersection B. इसको आप कैसे रीड करते हो, A intersection B is read as A intersection B, है ना, या फिर उसको आप क्या बोलते हो, A cap B, या फिर क्या बोलते हो, A meet B। यही आप यूज करते हो, ये दोनों आप यूज नहीं करते हो, ए कैप बी और ए मीट बी आप यूज नहीं करते हो, यही दोनों आप क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं लेट्स से एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखो आपका, ए इज इक्वल्स टू लेट्स से, एक सेकेंड, ए इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 2 3 4 है, बी इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 3 7 8 है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, क्या लिखा है डेफिनेशन में, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में बिलोंग करते हैं। तो क्या क्या है देखो, 1 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो 2 और 3 दोनों में बिलोंग करते हैं, 2 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 2 और 3। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ थ्योरम्स एंड लॉस को प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसे स्टेटमेंट्स को ही यूज करने वाले हैं, ठीक है।
तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, और कर दोगे तो गेम ओवर हो जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है, और कर दोगे तो वो यूनियन में बदल जाएगा। इंटरसेक्शन है, दैट मींस x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। लैंग्वेज को समझो, x a में भी बिलोंग करेगा, x b में भी बिलोंग करेगा, दैट मींस व्हाट, x दोनों में बिलोंग करेगा ना, बोथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन का माजरा। यहाँ पे सिमिलरली जैसे मैंने पहले लिखाया था, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डॉट 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 इंटरसेक्शन व्हाट a n, ठीक है। 3 डॉट देता हूँ, फिर आप बोलोगे सर आपने तो कल बताया था कि 3 डॉट यूज करते हैं, फिर हम लोग 4 क्यों यूज करें? अरे भाई समझ रहे हो ना, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू i इक्वल्स टू 1 to n ai। आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए, आप लोग का प्यार होना चाहिए, ठीक है। लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग इज वे टू बोरिंग ना, मतलब समझ रहे हो, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता यार। जब हम लोग कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स को स्टार्ट करेंगे ना, मेरा ये विश है कि जब हम लोग कॉम्पिटिटिव चैप्टर्स को यूज करेंगे इन दैट वे, मतलब उस वक्त है ना, ड्यूरिंग दैट टाइम, मैं चाहता हूं कि बच्चे हमारे साथ लाइव में कनेक्ट हो, यार पढ़ाने का मजा आता है उसमें लाइव में, है ना। जब आप लोग डाउट पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे, इंटरेस्टिंग होगा लाइव ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको दिमाग में जो डाउट आएगा आप इंस्टेंट मेरे से पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट को आंसर दिया जाएगा, तो मजा आता है उसमें, है ना। उसमें ना टाइम का पता ही नहीं चलता, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा पढ़ लो, पता ही नहीं चलता है। अब ये रिकॉर्डेड वीडियोस यार, इसमें मतलब इट्स नॉट, मेरे को मजा नहीं आता। मुझे तब मजा आता है ना जब बच्चे बैक टू बैक क्वेश्चन करे, बच्चे बैक टू बैक डाउट पूछे, तब मजा आता है। ये सब लिखाबाजी में क्या मजा है यार, समझ रहे हो। बट ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलो ये हो गया आपका x सच दैट, क्या बोला मैंने, x बिलोंग्स टू ai फॉर ऑल i। वहां पे क्या था, किसी एक सेट में अगर x एलिमेंट बिलोंग कर जाता था एवरीथिंग इज ओके, बट यहां पे क्या हो गया आपका, x जो है वो सब में बिलोंग करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, x जो है वो सब में बिलोंग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ये हमने क्या देख लिया, इंटरसेक्शन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफरेंस के बारे में, है ना। ये कितना नंबर है, 14। अब हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, 15, ठीक है, नंबर 15, ठीक है। नंबर 15 में किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। अब डिफरेंस ऑफ सेट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होगा, देखो डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट्स इट इज डिनोटेड बाय, क्या बोला मैंने, फॉर एनी टू सेट्स इट इज डिनोटेड बाय ए डिफरेंस बी और ए, थोड़ा सा ऐसे बैंड करके लिख दे तो दोनों सिंबल सेम है, दोनों डिफरेंस ही होता है। ये क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हो, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन ए विच आर नॉट इन बी। क्या बोला मैंने, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। मैंने बोला ना जितना है मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसके बाद में क्या बात करूंगा, वेन डायग्राम की बात करूंगा, जहां पे मैंने फटाफट जितना कुछ बताया ना, ये सब डेफिनेशन इतना बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ आप फिगर में देखोगे जब मैं वेन डायग्राम के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं, इसके बाद मैं वेन डायग्राम के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। कुछ लॉज एंड थ्योरम्स है, उसके बाद हम लोग फिर वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं एग्जाम्पल क्या मैं बात करूं, देखो एग्जाम्पल क्या दे सकता हूं मैं, देखो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 LHS है, ठीक है। b इज इक्वल्स टू 3 4 7 8 9 है, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो a डिफरेंस b, क्या हो जाएगा a डिफरेंस b, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन a व्हिच आर नॉट इन b। दैट मींस जब आप a और b सेट की बात करो तो वो सब एलिमेंट्स को लिखोगे जो a में है b में नहीं है। क्या क्या है, देखो 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, क्या 3 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 3 तो बी में है। क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 4 तो बी में है। फिर 5 आएगा, 1 2 5। क्लियर हो गया, ए डिफरेंस भी कितना आ गया, 1 2 5। ओके चलो ये आपका 15 हो गया, ठीक है। ओके चलो ये क्लियर है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बी डिफरेंस ए की, तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इसमें है, नहीं आएगा, 4 इसमें है, नहीं आएगा, 7 8 9। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ पॉइंट में लिखाना चाहता हूँ आपको, देखो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखाना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिखाना चाहूंगा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1,
अगर मैं बोलूं कि a डिफरेंस 5 कितना हो जाएगा, a डिफरेंस 5, a क्या है, a में जितने एलिमेंट्स है और 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो a डिफरेंस 5 कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 2 a डिफरेंस a, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो a में तो सारे एलिमेंट्स है ना जो इसमें भी है, तो आप कैसे ऐसे एलिमेंट्स को ढूंढोगे जो इसमें नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, क्योंकि दोनों तो सेम ही सेट है ना यार, तो ये क्या हो जाएगा आपका नल सेट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3, अभी आपने देखा कि a डिफरेंस b नॉट इज इक्वल्स टू b डिफरेंस a, ये दोनों का भी इक्वल सेट नहीं बनता है। ठीक है, ये दोनों क्या बनेगा आपका, इक्वल सेट नहीं बनेगा, तो इस बात का आपको क्लैरिटी होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर मैं बोलूं नंबर 4 की, देखो तो a डिफरेंस b जो है वो क्या बनेगा आपका, सबसेट ऑफ a बनेगा, है ना, एंड ऑल्सो b डिफरेंस a इज अ सबसेट ऑफ b बनेगा। क्यों, देखो a में क्या है, सारे एलिमेंट्स है, a डिफरेंस b मतलब क्या, a से कुछ एलिमेंट तो हट जाएंगे ना जो b में है, दैट मींस a डिफरेंस b जो सेट बनेगा वो तो a का सबसेट ही बनेगा, ऑफ कोर्स सब बात है, a का क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो इक्वल साइन दिया गया है, मैंने क्या बोला, a डिफरेंस b, a का क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा। आपका दिमाग में डाउट आएगा सर सबसेट होगा कि प्रॉपर सबसेट होगा, अरे a और b जब डिसजॉइंट सेट होगा, डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने नहीं बताया, नेक्स्ट बताने वाला हूं। डिसजॉइंट सेट मतलब दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, a और b अगर अलग अलग सेट है तो a डिफरेंस b जब करोगे तो a में तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं जो b में है, दैट मींस a इटसेल्फ हो जाएगा। इन दैट केस आपका ये इक्वालिटी वाला जो साइन है वो रोल प्ले करेगा, तो a डिफरेंस b इक्वल्स टू a हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए आपने क्या लिखा है, सबसेट, है ना। तो इन जनरल प्रॉपर सबसेट होगा, अगर a और b डिसजॉइंट है तो क्या बन जाएगा, उसका सबसेट बन जाएगा। क्लियर हो गया, चलो, एंड ऑल्सो b डिफरेंस a इज हाउ मच, इज अ सबसेट ऑफ b, सेम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, यहां पे एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, वेट, यहां पे आपको एक चीज नोट करना पड़ेगा, देखो कहां पे, हाँ यहां पे देखना, हाँ यहाँ पे देखना, एक चीज आपको करेक्शन कर लेना, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू वन ऑफ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसको हटा दो, टू वन ऑफ द, है ना, इसको हटा दो, टू वन ऑफ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, करेक्ट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर सबसेट नहीं होगा ना, प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट्स कम होते हैं, एलिमेंट्स कम होगा तो इक्वल कैसे होगा यार, इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट, है ना, टू एग्जैक्टली one of its subsets that is the set itself, ऐसे लिखो, ठीक है, that is the set itself, ये ध्यान देना, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कैसे लिखोगे, प्रॉपर सबसेट तो मतलब वो सेट हुआ ना जिसका एलिमेंट कम ही होगा, वो उस सेट के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये करेक्ट है ना। एक्सप्लेनेशन में तो आपको समझ में आ गया, जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो समझ में आ गया होगा आपको, तो ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। इनफाइनाइट सेट इज इक्विवेलेंट टू एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स सबसेट, इसके इनफाइनाइट सेट जो होंगे उसके तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, उसमें से एक सबसेट होता है जो इटसेल्फ वही सेट है, क्योंकि हमको पता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या लिखा था मैंने सबसेट पे, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर हो गया, तो यहां पे आप लिख देना दैट इज द सेट इटसेल्फ, करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। चलो, फिर आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया आप, है ना, तो इसको करेक्ट कर लेना आप, ओके। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, a डिफरेंस 5 इक्वल्स टू a डिफरेंस a इक्वल्स टू 5, a डिफरेंस b नॉट इक्वल्स टू b डिफरेंस है, और ये मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर हो गया, यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं, नंबर 5, तो a डिफरेंस b कॉमा b डिफरेंस a कॉमा a इंटरसेक्शन b आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोला मैंने, ये तीनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। अब आपको मैंने डिसजॉइंट सेट नहीं पढ़ाया, मैं इसके बाद अभी पढ़ा दे रहा हूं, नेक्स्ट अभी पढ़ा दे रहा हूं। डिसजॉइंट सेट एक्चुअली पहले ही पढ़ा देना चाहिए था, बट इट्स ओके, ठीक है, ओवरऑल हमको नॉलेज ही तो चाहिए ना। तो डिसजॉइंट सेट मैं आपको बता रहा हूं, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सिंपल होता है यार, जब किसी दो सेट की जब आप बात कर रहे हो, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर कॉमन एलिमेंट्स हुए दे आर जॉइंट सेट्स, अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहे दे आर व्हाट, डिसजॉइंट सेट्स। तो ए डिफरेंस बी में क्लियर सा बात है ना, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए में है बी में नहीं है। बी डिफरेंस से क्या हो जाएगा, वो सारे एलिमेंट जो बी में है ए में नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में है कॉमन। तो ये तीनों क्या होता है, डिसजॉइंट सेट हो रहा है। जैसे ही मैं वेन डायग्राम की बात करूंगा, अभी देखो बहुत लिख के मैं बताऊंगा, एग्जांपल लूंगा ना, ए को कुछ एग्जांपल, बी को कुछ एग्जांपल लूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा तीनों निकाल के और दिखाऊंगा उनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं। उससे बेटर ये पॉइंट को यहाँ पे लिखो, जैसे ही मैं वेन डायग्राम बताऊंगा आपको लगेगा सर यार क्यों टाइम वेस्ट किए थे यार, ये तो बच्चा वाला चीज है यार, ये तो हम ऐसे भी कर लेंगे, वेन डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा। तो इसको बस आप यहाँ पे लिख के रख दोगे, ठीक है। चलो, तो ये हमने क्या देखा, डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में देखा, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं,
5 के बाद में नंबर नेक्स्ट 6 है ना। ये कितना नंबर था वैसे, लेट मी सी, ये कितना नंबर था, दिस 15 ना। चलो 16 के बारे में बात करते हैं ना। 16 सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, फिर डिसजॉइंट के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। 16 क्या है, 16 नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है देखो, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by a, आप ऐसे एक ट्राइंगल सा सिंबल बनाते हो, b, ठीक है। ए डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b ऐसे रेट करते हो, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, ठीक है। डेल्टा भी बोल सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं देखो, इट इज द सेट ऑफ, इट इज द सेट of all those elements which are in A and B but not in both, क्या बोला मैंने, ये क्या होता है एग्जाम्पल के साथ ही दिखा देता हूं। अभी मैं बोलूंगा फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, उससे बेटर क्या है मैं एग्जाम्पल के साथ ही दिखा देता हूं। चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात, जब मैं वेन डायग्राम की बात करूंगा ना यार, ये सब बहुत सिंपल हो जाएंगे। आपको लगे यार सर आप सीधा वेन डायग्राम ही बताए, तो ठीक है थ्योरी की बात कर लेता हूँ। जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको बस क्वेश्चन बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं थ्योरी लिखा दिया, आप वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। ये सब यार एकदम झंडू वाला चीज है, तो आप फटाफट इसको लिख सकते हो, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, मुझे सभी कुछ पढ़ाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, ये जब सेट खत्म होगा, रिलेशन फंक्शन से आपको थोड़ा थोड़ा फीलिंग आना स्टार्ट होगा कि अच्छा हम जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर जब आप देखोगे कैलकुलस में मूव करेंगे हम लोग, तब आपको चैलेंजिंग वाला पार्ट दिखेगा, आपको मजा आएगा फिर पढ़ने में, ठीक है। ये सब झंडू वाला चीज है, स्कूल लेवल एलिमेंट्री लेवल चीज है, इसलिए आपको सिंपल लग रहा है, ठीक है। चलो एग्जांपल, a इज इक्वल्स टू लेट्स से, हाँ चलो यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बोला मैंने, एक मैंने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया, ठीक है। a इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका देखो, a इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका देखो, 1 2 3 लेट्स से 4। मैं b की बात कर लेता हूँ, b क्या है देखो, b है आपका लेट्स से 3 4 5 6, क्लियर हो गया। b क्या है आपका 3 4 5 6, है ना। तो ये हम लोग कैसे दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाय a डिफरेंस b which is equals to a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a, क्या बोला मैंने, a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस है, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू a यूनियन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन b, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। a यूनियन b डिफरेंस a इंटरसेक्शन b, दोनों जब आप लिखोगे दोनों का मीनिंग सेम है, इसलिए मैंने बोला ना जब मैं वेन डायग्राम में दिखाऊंगा ज्यादा इजी हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, आपको क्या निकालना है, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आप कैसे निकालोगे देखो, कैसे निकालोगे, a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू क्या लिखा आपने देखो, a डिफरेंस b कितना हो जाएगा देखो, a डिफरेंस b 1 2 3 4, 3 4 को हटा दो 1 2, है ना, यूनियन b डिफरेंस से क्या देखो, 3 4 को हटा दो 5 6, है ना। दोनों का यूनियन लो, क्या आएगा देखो 1 2 5 6, 1 2 5 6 ऐसे एलिमेंट्स है जो A में है या तो B में है, बट दोनों में नहीं है। देखो 1 2 5 6 है ना, 1 2 5 6 देखो 1 2 A में है बट B में नहीं है। 5 6 देखो यहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ठीक है ना। 1 2 देखो क्या है, कॉमन नहीं है ना, 1 2 बस A में है, 5 6 बस B में है, बट 3 4 क्या है, दोनों में है, इसलिए आप उसको नहीं लोगे, आपने डिफाइन ही किया है। देखो इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन A एंड B बट नॉट इन बोथ, है ना, व्हिच आर इन A एंड B बट नॉट इन बोथ। A में होगा और B में होगा, बट दोनों में नहीं होगा। ये आपको एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे
ये मेरा हो गया एसिमेट्रिक डिफरेंस। इसी को आप अगर इससे भी कैलकुलेट करोगे आपको सेम मिलेगा, ए यूनियन बी डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन भी आप कैलकुलेट करके देखो, मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगा यार, बच्चा वाला चीज है, आप कैलकुलेट करके देखो आपको सेम मिलेगा। जब मैं वेन डायग्राम में जाऊंगा तो मैं दोनों को दिखा दूंगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके 17। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर सकते हो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, है ना। इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, जब वेन डायग्राम जब आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और या फिर आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर, है ना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस है। बी सिमेट्रिक डिफरेंस से क्या हो जाएगा, देखो बी सिमेट्रिक डिफरेंस जब करोगे तो बी डिफरेंस से यूनियन ए डिफरेंस भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ए डिफरेंस भी और बी डिफरेंस से इक्वल तो नहीं होता है, बट जब यूनियन लोगे तो एक ही रिजल्ट देगा ना। आप सोच के देखो ना, कॉमन सेंस का बात है, एक ही रिजल्ट देगा। इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखते हो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। एकदम क्लियर हो गया। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ डिसजॉइंट सेट की, ठीक है। ये आपका आई थिंक 16 था ना, कितना नंबर था ये आपका, चेक कर लो 16। चलो 17 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 17 क्या है हमारा, लेट्स से डिसजॉइंट सेट। इसको आप पहले भी लिख सकते थे, ठीक है, disjoint set। two sets are said to be disjoint if they don't have any कॉमन एलिमेंट। क्या बोला मैंने, दो सेट को आप डिसजॉइंट बोलोगे कब, जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। ओके फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। b इज इक्वल्स टू 5 6 7। c इज इक्वल्स टू, इसको मैंने c बोल दिया, c इज इक्वल्स टू लेट्स से 1 4 9 10, है ना। तो यहां पे क्लियरली देखो a और b क्या है आपका, डिसजॉइंट है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। क्या a और c देखो आप, a और c में देखो 1 कॉमन एलिमेंट है, 4 कॉमन एलिमेंट है, तो a और c क्या है आपका, डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। b और c के बारे में देखो 5 6 7 1 4 9 10, b और c भी आपका क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो a और c डिसजॉइंट सेट, b और c डिसजॉइंट सेट, ठीक है। और आपका क्या हो गया, देखो a और c आपका क्या हो जाएगा, इट्स नॉट अ डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गया। तो ये बस बेसिक फंडा है डिसजॉइंट सेट के बारे में। अब इसीलिए अब आप जाओ वहां पे, कहां पे, जो मैंने आपको लिखाया है डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। तो ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, ए इंटरसेक्शन बी, तीनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लो, कोई भी रैंडम एग्जांपल लो, आप कैलकुलेट करके देख लो, कोई भी ए ले लो और बी ले लो, कुछ भी रैंडमली ले लो, ए डिफरेंस बी निकालो, बी डिफरेंस ए निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, आपको दिखेगा कि तीनों जो है उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। इसीलिए ऑल द थ्री आर डिसजॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। जब मैं वेन डायग्राम दिखूंगा तो सब कुछ बता दूंगा, थ्योरेटिकली बात नहीं करो, जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा ना। सेट थ्योरी को अपने को फटाफट खत्म करना है, तो समझो फटाफट खत्म करना इजी चीज है। क्वेश्चंस अच्छे लेंगे, क्वेश्चन चैलेंजिंग लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरा अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। ओके चलो अब इसमें और एक कंसेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट में, पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना। मैं यहीं पे लिखा देता हूं, सेपरेट पॉइंट के हिसाब से नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, यहीं पे लिखा देता हूं, पेयर वाइज डिसजॉइंट, पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना। डेफिनेशन नहीं लिखा रहा यार, डेफिनेशन बोरिंग हो गया ना, डेफिनेशन एकदम बोरिंग हो गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पेयर वाइज डिसजॉइंट क्या होता है। देखो पेयर वाइज डिसजॉइंट का बात तब आता है व्हेन वी टॉक अबाउट सेट ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक सेट है जो सेट ऑफ सेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, है ना। पेयर वाइज डिसजॉइंट की बात कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग सेट ऑफ सेट्स की बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं, जब सेट ऑफ सेट्स की बात करते हैं। तो ये क्या है, देखो सेट और उसके अंदर भी क्या है, सेट्स है। यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो पहला दो पेयर है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो पेयर है ना, पहला जो पेयर है, इसमें क्या ये डिसजॉइंट है पेयर वाइज। तो देखो ये पेयर वाइज आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर मैं पहला और ये थर्ड की बात करूं तो यस दे आर डिसजॉइंट, इसकी और इसकी बात करूं तो यस दे आर डिसजॉइंट। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट का बस ये कांसेप्ट होता है, ठीक है। डिसजॉइंट सेट मतलब कोई भी रैंडम दो सेट के बीच में बात करते हैं। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब जब हम लोग सेट ऑफ सेट्स की बात करते हैं, सेट ऑफ सेट्स। ये क्या है आपका, ए क्या है, देखो सेट, है ना, सेट ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट ऑफ सेट्स। तो वहां पे पेयर वाइज डिसजॉइंट का बात आता है ना। हम लोग उसमें पेयर को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या वो सेट है, कि डिसजॉइंट है, कि जॉइंट सेट है, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा एक फंडा था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ओके चलो ये हो गया आपका डिसजॉइंट सेट, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट नंबर 18,
ये भी सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है देखो, फॉर एनी सेट A that is what a subset of चलो ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं करते डेफिनेशन को, फॉर एनी सेट A it is the set of all those elements that are not in A under any पर्टिकुलर डिस्कशन। ये मैंने लास्ट में इसीलिए ऐड किया ताकि थोड़ा सा प्रॉपर सेंस मेक करे, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल है ना, लेट्स से आपके पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट पे आपने क्या क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 7 11 ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक सेट है A इज इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट है, ये जो डिस्कशन है उसका यूनिवर्सल सेट ये है, तो A क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ एक एलिमेंट्स होगा उसमें, लेट्स से 3 5 7 है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय A कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखते हो, है ना, A कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 3 5 7, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर नॉट इन ए अंडर एनी पर्टिकुलर डिस्कशन, मतलब अंडर सम यूनिवर्सल सेट, है ना। अदरवाइज तो आप ऐसे लिखोगे 3 5 7 छोड़ के जितना कुछ है सब लिख दो, A B C D X Y Z राम शाम सीता गीता मीता सब लिख दो वहां पे, ऐसे थोड़ी होता है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडर एनी पर्टिकुलर डिस्कशन, मतलब अंडर सम यूनिवर्सल सेट, है ना, अंडर सम डिस्कशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना। तो वहां पे A कॉम्प्लीमेंट आप क्या लिखोगे, 3 5 7, 3 तो आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, बचा क्या 1 2 4 11, 1 2 4 11। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है, डन। तो ये आपका हो गया 1 2 4 11, दैट मीन जो जो एलिमेंट्स ए में नहीं है वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या लिखाता हूं मैं, देखो पहला क्या है देखो, है ना, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5। ऑफ कोर्स सब बात है A में और A कॉम्प्लीमेंट में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स जो A में नहीं है, तो दोनों में भाई कॉमन एलिमेंट कहां से मिलेंगे, तो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5। क्लियर हो गया, चलो नंबर 2। अगर मैं बोलूं कि 5 कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। 5 क्या है, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिए तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। 3 यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 5 क्यों, यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या हो गया, उसको छोड़ के और क्या क्या है, तो उसको छोड़ के तो नल सेट होगा ना भाई, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबको सब कुछ होता है उसमें, है ना। तो आपको ऐसा एक सेट चाहिए जिसमें वो सब कुछ ना हो, तो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ओके, नंबर 4 क्या बोल सकता हूं मैं, देखो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल्स टू U। ऑफ कोर्स सब बात होगा A, है ना, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, U, क्योंकि A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स है जो A में नहीं है अंडर सम पर्टिकुलर यूनिवर्सल सेट U, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, यूनिवर्सल सेट को बना देंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो ठीक है, ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4, है ना। चलो यही 4 पॉइंट दिखाता हूं। ऐसे आप अगर सोचोगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं ना, तो सिचुएशन जब आएगा आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप आराम से कर सकते हो। अभी मैं ढूंढ के पॉइंट्स को लिखा दूंगा, आप मतलब बेफालतू का उसको याद करोगे, उससे बेटर आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट आपको मीनिंग अगर पता है, कॉम्प्लीमेंट मेरे को लगता है ये पॉइंट ये भी नहीं लिखाना चाहिए मुझे तो, है ना, ये सब पॉइंट्स भी नहीं लिखाना चाहिए। इससे होता है कि आपके ऊपर लोड बढ़ता है, आपको लगता है कि यार इसको रट्टा मारना है ना। जितना आपके कॉपी में चीजें होती है, बच्चे क्या करते हैं, उसको रट्टा मारने के हिसाब से उसको रेडी करते हैं, ठीक है, रट्टा मारने के हिसाब से उसको रेडी करते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम हो जाता है फिर, है ना। तो इसीलिए ये सब चीज आपके कॉमन सेंस से आना चाहिए। आपका कॉमन सेंस, आपका जो आईक्यू होता है वो आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये सब चीज आप खुद डिराइव कर लो, खुद सोच लो। तो ये सब लिखाना नहीं पड़ता है, फिर भी चलो लिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलो आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो ये वाला मैंने क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, है ना।
अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो नेक्स्ट बात करता हूं मैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, है ना। क्या बोला मैंने, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। फिर मैं इस सेशन को खत्म कर दूंगा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक सेशन लेंगे जहां पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लॉज एंड प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आपने सुना होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब के बारे में बात करेंगे। एक आध का मैं प्रूफ बता दूंगा, सबकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो भी आपका मतलब हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर मूव करेंगे वेन डायग्राम पे, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, है ना। जब आपको बहुत सारे दिए रहेंगे, क्या क्या है देखो, फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे कि 5, है ना, यूनियन 1,2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 2,3, है ना। एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, पता है। अगर मैं 1 2 कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहा हूं, अगर मैं यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं करूं तो वो इनवैलिड हो जाएगा ना, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि जब 1 2 कॉम्प्लीमेंट करोगे तो भाई आप क्या क्या लिखोगे, आपको पता ही नहीं एलिमेंट्स क्या क्या है। इसीलिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना इज इंपॉर्टेंट, मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, है, मैं इसको क्या करता हूं, कैलकुलेट करता हूं, देखो, है ना। फर्स्ट वे इसमें मैंने क्या क्या देखो, 5 को लिखा, ओके। यूनियन 1 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट होगा 3 4 5, इंटरसेक्शन 2,3, है ना। अब जो है पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखो पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, इसको फर्स्ट वे नहीं कर, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। फर्स्ट वे को मैं हटा देता हूं। अब मैं देखो पहला बात करता हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का देखो दो तरीका है ना। पहले मैंने क्या किया, देखो पहले मैंने किया आपका दिस वन ना, कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब देखो दो वे में है, पहले आप यूनियन लोगे कि आप इंटरसेक्शन लोगे। इन जनरल आपको ब्रैकेट दिया रहता है, इन जनरल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो कैसे करोगे। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। एक बार मैं क्या करता हूं, पहले यूनियन लेता हूं, बाद में इंटरसेक्शन लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट यूनियन देन इंटरसेक्शन। यहां पे मैं क्या लूंगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन देन यूनियन, ठीक है, देन यूनियन। पहले अगर मैं यूनियन लेता हूं तो क्या होगा, देखो 5 3 4 5, मतलब 3 4 5 होगा, 3 4 5 होगा, इंटरसेक्शन 2 3, इंटरसेक्शन 2 3। ये मेरे को क्या दे देगा, देखो 3 4 5, यहाँ पे 2 3, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। डन। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, पहले इंटरसेक्शन लेता हूं तो 3 4 5, 5 को ऐसे लिख देता हूं मैं, 5 को ऐसे लिख देता हूं, यूनियन को लिखता हूं क्योंकि पहले मेरे को इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो 3 4 5, यहाँ पे क्या है आपका 2 और 3 है, दैट मींस इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट दैट इज इक्वल्स 3। ये क्या हो जाएगा, 5 और 3 का यूनियन 3,5, है ना। अब बोलोगे सर आपने 5,3 क्यों लिखा, अरे पहले ही बता चुका हूं ना, ये अनऑर्डर्ड पेयर का सिंबल होता है, ये अनऑर्डर्ड पेयर जैसे हम ट्रीट करते हैं। 5,3 लिखो, 3,5 लिखो, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इनसाइड अ सेट डज नॉट मैटर, ठीक है, इसीलिए 3,5 लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इस मेथड को फॉलो किया मुझे ये रिजल्ट मिला, अगर मैं इस मेथड को फॉलो किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला। अब बात ये है कि कौन सा करेक्ट है, एक्सेप्ट किसको करें हम, है ना। मैंने क्या बोला, इन जनरल आपको ब्रैकेट दे दिया रहता, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता, ऐसे और ऐसे लगा देता, आपको क्लियर हो जाता कि आप पहले ब्रैकेट को डील करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको डील करोगे। वो आपका कॉमन सेंस कहता है, क्योंकि आप स्कूल में जब आप बेसिक बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ते हो ना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब जब पढ़ते हो तो आपको पता होता है बॉडमास रूल को फॉलो करते हो ना, ब्रैकेट और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये आप क्या करते हो, बॉडमास, सही बोला ना मैंने, DMAS, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप उसको यूज करते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपका एक कॉमन सेंस कहता है कि अगर ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट वाला निपटा दोगे। मैंने बोला कि अगर ब्रैकेट है ही नहीं तो कैसे डील करोगे, इसीलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो आप कैसे ऑपरेट करोगे, अंडर दिस, राइट डाउन, अंडर दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, है ना, अंडर दिस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट किसको डील करोगे आप, इसको, ब्रैकेट को डील करोगे। इसको क्या बोलते हैं आप, पैरेंथेसिस, है ना, पैरेंथेसिस लिखाऊंगा नहीं, चलो लिख लेना आप, ठीक है। पहले आप इसको डील करोगे, सेकंड में आप किसको डील करोगे, कॉम्प्लीमेंट को,
कॉम्प्लीमेंट को। थर्ड आप किसको डील करोगे? थर्ड आप किसको डील करोगे? डिफरेंस को। फोर्थ आप किसको डील करोगे? फोर्थ इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन को। फिफ्थ आप किसको डील करोगे? यूनियन को, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले आप किसको डील करोगे? देन इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको। इसीलिए अब देखो, अब हमको हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? अगर मैं बोलूं यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, देखो पहले आपने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट को डील किया। यस, आपने कॉम्प्लीमेंट को डील किया। सेकंड आपके देखो यूनियन देन इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन देन यूनियन। आपको मैंने क्या बताया? आप पहले इंटरसेक्शन को करोगे, इट्स लाइक ए रूल ना, ये रूल बनाया गया, ठीक है। पहले आप इंटरसेक्शन को डील करोगे, देन यूनियन को डील करोगे। दैट मींस पहले आपका इंटरसेक्शन ये रहा, देन यूनियन। दैट मींस दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज एक्सेप्टेबल, इसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इन जनरल मैंने क्या बोला? आपको हमेशा ब्रैकेट देखने को मिलता है, क्योंकि सेट में कोई आपको कंफ्यूज नहीं करेगा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन से। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन पढ़ाते भी नहीं है बहुत लोग, लेकिन ठीक है, चलो अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ोगे तो वहां पे कुछ राइटर्स के बुक में आपको देखने को मिल जाता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, तो ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना, आपको ताकि आइडिया रहे। जिस तरीके से आप बॉडमास रूल को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से आप इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करोगे। ब्रैकेट तो सबसे पहले आता है, आपको दिमाग में रखना ही नहीं है, फिर कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस, लास्ट में यूनियन। कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, है ना, इस तरीके से आपको ये दिमाग में रखना है। दिस इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। क्लियर हो गया? तो बस आज के क्लास में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा। मैंने क्या बोला, हो सकता है एक आध पॉइंट कहीं पे शायद छूट भी गया हो, मैं इतना ध्यान नहीं देता हूं। मेरा देखो हमेशा क्या फंडा रहता है ना, कि जो कोर कंसेप्ट होता है मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, ताकि अगर छोटे मोटे एक आध पॉइंट अगर छूट भी जाते हैं ना, तो आपको ऐसा ना लगे कि आपको रट्टा मारना है, उसको याद रखना है। अरे भाई ठीक है, आपको अगर पावर सेट क्या होता है इतना अगर पता है, तो भाई आप कुछ भी सोच सकते हो। आपको अगर पता है यूनियन कैसे निकालते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अगर पता है इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इतना ही सफिशिएंट होता है। वो जो मैंने पॉइंट्स लिखा है ना, u कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5, 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू u, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5, ये तो आपका कॉमन सेंस बोलना चाहिए। किताब में जो राइटर्स होते हैं वो तो लिखेंगे ही, बट आपका कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए ना, तो वो सब इतना मेहनत वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर? तो आज के सेशन में यहीं पे रहता हूं। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड रूल्स के बारे में बात करूंगा, है ना, कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करूंगा, फिर और भी कुछ इंपॉर्टेंट देखूंगा मैं, जो भी फॉर्मूला उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं वेन डायग्राम के बारे में बात करूंगा। देन हम लोग न्यूमेरिकल्स पे मूव करेंगे। किस पे? न्यूमेरिकल्स पे मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं 20-25 जैसा क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन होंगे, आपका पूरा सेट थ्योरी उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो। देन आई विल मूव टू रिलेशन। रिलेशन में मैं आई थिंक 2 से 3 क्लासेस लूंगा, है ना, मैक्सिमम 2 क्लासेस में हो जाएंगे आई थिंक, या 3 क्लासेस भी हो सकते हैं, क्वेश्चन भी कराने पड़ेंगे वैरायटीज ऑफ, तो 3 क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। चलो जितना भी हो 3-4 घंटा जो भी हो मैं फिनिश कर दूंगा। देन आएगा फंक्शन। फंक्शन को हम लोग अच्छे वे में डील करेंगे। उसी के साथ आपका सेट रिलेशन फंक्शन खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपका फंक्शन खत्म हो जाएगा उस दिन आप बोलोगे सर यार खतरनाक हो गया, अब तो मतलब सेट रिलेशन फंक्शन को ना निचोड़ दिया, अब उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हम बना कर आएंगे, इसका गारंटी है। समझ रहे हो? तो आपको सॉरी आपको पेशेंस के साथ देखना है बस, है ना। पेशेंस की स्टार्टिंग देखो, जब आप सोचते हो ना कि इतना सारा लेक्चर है यार सर कैसे अटेंड करेंगे, तब डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जब आप ना लेक्चर में उतर जाते हो, जब आपका धीरे धीरे कंप्लीट, देखो अभी आप शुरू किए हो, पहला चैप्टर कंप्लीट, उसी तरीके से मेरे फ्लो चार्ट में कितने चैप्टर्स? 16 चैप्टर्स थे। आप ऐसे मत सोचो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरे पास और 15 चैप्टर्स बाकी है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो 16 के 16 ही बाकी है। आप ऐसे सोचो, जिस दिन मैं 10 चैप्टर कंप्लीट करूंगा मेरे अंदर फीलिंग क्या आएगा, और 6 बाकी है। जिस दिन मैं 15 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा उस दिन मेरे अंदर फीलिंग आएगा कि बस 1 चैप्टर बाकी है। जिस दिन मैं 16 के 16 चैप्टर खत्म कर लूंगा उस दिन मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अब ना मेरे को जो चैप्टर जेडब्ल्यू में मेंशन्ड है, जो क्लास 11-12 में मेंशन है, मैंने ना उस पर एकदम मास्टरी कर लिया है। अब मैं सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आता है आपका, है ना। अब मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो वाला पार्ट आपका आना चाहिए। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा। अगर आप सोचोगे कि 1-2 क्लास में सर मैं हीरो बन जाऊंगा मैथ्स में, गलत सोच रहे हो, पछताओगे। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है मेहनत वाले पार्ट पे। वो टाइम भी आएगा जब आप बोलोगे यस अब मेरे को सब कुछ आता है, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, तभी आप हमसे डाउट पूछ सकते हो और हम आपकी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।